जब आपके ऊपर मुश्किलें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान हकीम में फ़रमाते हैं कि इस मुश्किल में ही तुम्हारे लिए आसानी है। दर हकीकत जब हमें लग रहा होता है कि तमाम दरवाज़े बंद हो गए हैं, रास्ते मुश्किल हैं, दुश्वार हैं, तो उन्हीं के बीच में से हमारे लिए आसानी, राहत और अपॉर्चुनिटी निकलती है। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि जब इस तरह के मुख्तलिफ़ मुश्किल हालात से आप गुज़र रहे हों तो उनका सामना कैसा किया जाए। और कई लोग उस वक्त फ़ेथ के ऊपर रिलाय करते हैं, यानी जो आपका दीन है, जो आपकी तरबियत है, आपका जो अल्लाह ताला पे ईमान है, तवक्कुल है, वो आपको हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश मेरी ये होती है कि हम एक ऑल इंक्लूसिव बात करें। अगर कुछ लोगों का इतना ज़्यादा झुकाव नहीं भी है दीनी तालीमात की तरफ, तो भी उनके पास कोई एग्नोस्टिक यूनिवर्सल तरीके मौजूद हों ताकि वो अपनी मदद कर सकें। क्योंकि आज के हालात में एंजाइटी, डिप्रेशन इतना आम हो चुका है कि लोग ऐसे मुश्किल वक्त में घबरा कर तमाम तर अपना एक तरह से अपना हौसला खो बैठते हैं। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं कि किस तरह ये जो डिफ़िकल्टी है वो दरअसल सिर्फ एक आँखों का धोखा है। आपको सिर्फ थोड़े से सब्र से काम लेना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है और आप इन मुश्किलों से निकल सकते हैं। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ उज़्मा अल करीम मौजूद हैं, जो कि मेरी फेवरेट जर्नलिस्ट हैं एंड आई रियली मिस हर इन कराची। तो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब वो हमारे साथ मौजूद होती हैं। थैंक यू उज़्मा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। इसके अलावा अक्सा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CEO हैं और फाउंडर हैं हायर वेव्स की, एंड शी इज़ ऑल्सो अ पब्लिक स्पीकर। बहुत शुक्रिया अक्सा आपकी भी मौजूदगी का। सबसे पहले उज़्मा, अगर आपसे शुरुआत करूँ, ज़िंदगी में हर एक की मुश्किलें आती हैं। क्या आप कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकती हैं जब आपको वाकई, बेशक थोड़े अरसे के लिए, लेकिन ऐसा लगा हो कि यार इस मुश्किल से तो निकलने का कोई तरीका ही नहीं है? जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और डेली लाइफ में होती हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको छोटे-छोटे मसाइल से लेके बड़े से बड़े मसले तक कभी-कभी बिल्कुल कहते हैं ना कि आप नाउम्मीदी के दरवाजे पर आ जाते हैं जी। कि अब तो शायद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये कि और फिर रेज़िंग 2 चिल्ड्रन, तो उसमें तो आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि बस ये तो एंड हो गया, ये तो मैंने सिखाया ही नहीं था, ये तो मेरी तरबियत ही नहीं थी। हाँ। ये चीज़ें हो गई। फिर आपके ऑफ कोर्स हमने मूव किया है, तो हर एक के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं और बहुत सारी ऐसी, तो शुरू करूंगी तो वो तो कहते हैं ना कि खत्म ही नहीं होगा ऐसे एक्सपीरियंसेस। लेकिन जब यहाँ शिफ्ट हुए थे हम लोग टर्की, तो बहुत मुश्किल लगा। अच्छा, ये तो एक स्पेशली अनफेमिलियर बच्चे एनवायरनमेंट में यकीनन अपने कंफर्ट जोन से निकलना, चाहे आप जितना भी प्लान कर लें, मुश्किल होता है। देयर सो मच ऑफ एडजस्टमेंट्स, लैंग्वेज बैरियर है, तरीके, सिस्टम का फ़र्क है, मिजाज का फ़र्क है। लेकिन उस्मा, जो आप इशारा कर रही हैं, ये ज़्यादातर फैमिली रिलेटेड चीज़ हैं। लोगों को दो ज़ुमरों में ज़्यादा तकालीफ या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, एक प्रोफेशनल और एक है आपकी पर्सनल लाइफ। आपके ख्याल में ज़्यादा ट्राइंग क्या होती है, या ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है? ये बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन अगर आप देखें तो मोस्टली फैमिलीज में प्रोफेशनल से ज्यादा मैं कहूँगी फाइनेंशियल इश्यूज जो है ना, वो सबसे बड़ा मसला क्रिएट करते हैं। क्योंकि जहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं वहां पर हम सीधा प्रैक्टिकली देखते हैं कि फैमिली इश्यूज भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको ये है कि मेरे फाइनेंसेस ठीक है, मेरे घर का खर्चा ठीक चल रहा है, मेरे बच्चों की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, तो आप एक पीस ऑफ माइंड में होते हैं। जब आप पीस ऑफ माइंड में होते हैं तो फिर आपके रिएक्शंस भी डिफरेंट होते हैं, आप सीधा समझ रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, और लोग भी आपको जो है वैल्यू कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपके माशी हालात जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हो जाएं, वो ऑफ कोर्स प्रोफेशनली ही उसका इम्पैक्ट आता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि मसाइल ना सिर्फ आपको प्रोफेशनल लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग गलत हो रही होती है, आपको लग रहा होता है मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, और उसका असर हम देखते हैं कि फैमिली इन्वायरमेंट पर भी आता है। तो मेरी जाती राय में जो मैंने जनरली देखा है कि अगर आपके मौशी मसाइल ठीक नहीं है तो आपके लिए मुश्किलात भी सामने ज्यादा आती हैं, आप महसूस ज्यादा करते हैं, आप सेंसिटिव ज्यादा हो जाते हैं। और जहां तक डील करने की बात है, तो शुरू में कहा कि बहुत से लोग दीन की तरफ, बहुत से लोग स्पिरिचुअली, बहुत से लोग अपनी सोल को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं। बिल्कुल, उनकी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें, और वो बहुत मुश्किल मरहला होता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, हम इसके ऊपर भी आएंगे कि क्या क्या सपोर्ट मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन यही ओरिजिनल और पहला सवाल अक्सा की तरफ लेके जाऊंगी। अक्सा, आप क्या समझती हैं कि आपके ऊपर कोई ऐसा वक्त गुजरा हो जो आप हमारे व्यूवर्स से शेयर करना चाहें, वे यू थॉट कि वाकई आपकी हिम्मत टूट रही थी या आप नाउम्मीद हो रही थी? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सिद्रा। एक्चुअली यस, ऐसा होता है, अक्सर ही होता है।
कॉर्पोरेट की बात करूँ तो मेरे ख्याल से ना 50 to 70% हमारे मसाइल हमारे दिमाग से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और ऐसे है कि कॉर्पोरेट में तो आपको बहुत स्ट्रेस होता है, आपको काम का स्ट्रेस होता है, फिर आप काम कर रहे हैं, काम ही करी जा रहे हैं, 9 to 5 जॉब है, समटाइम आप एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं, 7 to 8 तक भी बैठ रहे हैं, फिर बॉस की बातें, फिर आपकी टीम के अंदर पॉलिटिक्स, झगड़े, वो सारी चीज़ें, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है कि समटाइम वो आप बियर नहीं कर पाते हो, फिर आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर आपकी नींद उससे ख़राब हो जाती है, आपको बर्नआउट स्टार्ट, तो वो चीज़ें आपको ओवरऑल इफेक्ट करना शुरू हो जाती हैं। अब इवेंचुअली एक टाइम के बाद वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करती हैं, फिर आप उससे से बात करना शुरू करते हो, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो मैंने भी ये सब कुछ फेस किया है एक टाइम के लिए, फिर आई रियलाइज कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो आई हैव टू गिव टाइम टू माई सेल्फ, और मुझे अपने लिए कुछ वक्त निकालना है, मुझे खुद को हील करना है। वो चाहे मैं नमाज के थ्रू करूँ, चाहे मैं वॉक के लिए चली जाऊँ, या मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ और खुद को स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करती हूँ कि हर दिन कुछ टाइम निकालूँ जिससे मैं दोबारा रिचार्ज हो सकूँ फॉर द नेक्स्ट डे। बिल्कुल सही। अच्छा अक्सर इसको मज़ीद अगर ब्रेक डाउन करें, जैसे आपने कहा कि जब वर्क प्लेस पे स्ट्रेस होता है या आप डिफ़िकल्टी का सामना करते हैं, अगर मैं उसको बड़े बॉक्सेस में डिवाइड करने की कोशिश करूं, हमें काम समझ नहीं आ रहा, यानी हमारे पास वो सलाहियत या कैपेसिटी नहीं है कि जो भी हमारी काम की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी टीम या हमारा बॉस या हमारा इदारा हमसे कह रहा है करने को, वो हमें करना आता ही नहीं है। तो उसमें एक बहुत ज़्यादा लाइफ फोर्स एनर्जी रखेगी कि आप प्रिटेंड कर रहे होंगे, आप बहाने ढूंढ रहे होंगे, आप किसी तरह काम करने को पेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम आपको आ नहीं रहा। एक ये मुश्किल होती है। दूसरी मुश्किल होती है कि आप मेरिट पे हैं, आपको काम आता है, लेकिन दूसरे लोग आपकी टांग खींच रहे हैं और आपको काम करने नहीं दे रहे, या आपको वो वसाइल नहीं दिए जा रहे, आपको वो अथॉरिटी नहीं दी जा रही जिसकी वजह से आप उस काम को करके उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकें। आपके ख्याल में ये दोनों सिचुएशंस में से ज़्यादा मुश्किल क्या होता है? सिर्फ दोनों सिचुएशंस होती हैं, और आई गेस दोनों सिचुएशंस ही रिलेट कर रही होती हैं कि आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना होता है। अगर आपको काम नहीं आता, आप वो सीख सकते हैं, अब उस पर टाइम इन्वेस्ट करें, किसी से हेल्प ले लें आप। ठीक है। स्ट्रेस आउट फील करने के, खुद ही सोचने के कि नहीं मुझे नहीं आता, मैं क्या करूँ, अब मेरा क्या होगा। और जो सेकंड सिचुएशन है उसके अंदर ये है कि ओब्वियसली ऐसा होता है अक्सर ही कि आपको लोग टांग खींचते हैं और वो चीज़ें करते हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस बेटर तरीके से नहीं दिखा पाते हो। तो आई गेस दोनों चीज़ें होती हैं, और दोनों चीज़ों को ओवरकम करने के लिए बेस्ट वे इज़ टू कम्युनिकेट टू द पर्सन जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो डायरेक्टली। ठीक है। आप उनको कम्युनिकेट, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन जो है ना, वो इन सारी चीज़ों का हल है, और उससे कहीं सारी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। ठीक है जी उज़मा, लेकिन अगर जिनको रिपोर्ट करना है, जो आपके इमीडिएट बॉस हैं, जो लाइन मैनेजर हैं, उन्हीं की वजह से वो आधी तकालीफ हैं, तब क्या किया जाए? तब किसको रिपोर्ट करें? तब तो कोई सुनवाई नहीं होती। और आपने इन दोनों सिचुएशंस में लोगों को देखा होगा। आम तौर पे देखिए, ये बहुत अच्छी बात अक्सर ने कही कि आप क्लियर कम्युनिकेशन रखें, आप मदद मांगें, आप सीखने की कोशिश करें, लेकिन अहम यह है कि वर्क प्लेसेस में लाइक एवरी अदर प्लेस वी हैव अ फसाड। हमने अपने चेहरे पे एक मास्क चढ़ाया हुआ है। हम अपनी कमज़ोरी, अपनी लैक ऑफ कैपेसिटी दूसरे को नहीं देना चाहते। हम नहीं एडमिट करना चाहते अपने आप से भी कि हमें फ़लाना काम नहीं आता। और दूसरा ये कि अगर बहुत आसान है ये कह देना कि जी मुझे एक्चुअली काम बहुत अच्छा आता है और मैंने तो दुनिया फ़तह कर लेनी थी, लेकिन दरअसल मेरी टांग खींची जा रही है। तो आप क्या मशवरा देंगी लोगों को? देखिए, पहली चीज तो ये कि आप बहुत ज्यादा चीता बनने की कोशिश ना करें। ठीक है ना, आप लोगों को ये समझाने की या बताने की कोशिश करें कि जी मुझे तो बहुत काम आता है। सही। इन रोम डू एज रोमन्स डू। जिस लेवल का काम आपके आसपास हो रहा है, आप उसी लेवल पे अपने आप को रखें। और ट्रस्ट में सिद्रा, आप भी जानते हैं कि अगर 100 लोग हैं तो उनसे 3 या 4 लोग हैं जो कि 80% या 90% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं या सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सभी एडहॉकिज्म पे काम कर रहे हैं, तो आप भी एडहॉकिज्म सीख लें, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है। तो पहली चीज तो ये, बहुत मुश्किल बात है ये कहना और इसको अंडरस्टैंड करना कि इतने बड़े बड़े इदारे ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ इदारे एडहॉकिज्म पे ही चल रहे हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो देखें उसी का रिफ्लेक्शन है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये कि परफेक्शन छोड़ दीजिए। आपको अपने काम में परफेक्शन आनी चाहिए, अप्लाई करना छोड़ दीजिए। जिस तरह का काम अप्लाई हो रहा हो उसी तरह का काम अप्लाई करना सीखिए, ये बहुत जरूरी है। फिर ऑफकोर्स आपके नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। तो अगर आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बात करें तो एक सजेशन तो मेरा ये है कि आप तो काम आना जरूर चाहिए, लेकिन जितना अच्छा काम आप जानते हैं जरूरी नहीं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी वैसे ही हो।
जैसी चल रही है वैसी चल रही है। यानी दूसरी चीज ये कि अब देखिए, सॉरी उस्मा, आपकी बात को इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ कि लोग उसको मिस इंटरप्रेट ना करें। हम आपको बिल्कुल मीडियोकर होने को नहीं कह रहे, हम आपको ये नहीं कह रहे कि जी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है तो आप भी उन्हीं के रंग में रंग जाइए। कहने का मतलब ये है कि कई दफ़ा आपकी जो सेंस ऑफ परफेक्शन होती है वो आपके लिए तकलीफ़ का बायस बनती है। आप इतना बेहतरीन, आपको दिल चाहता है ये रॉकेट भी मुझे मिल जाए, तोप भी मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं जंग पे जाऊंगा। कभी कभार आपको ऐसे हालात, हंगामी हालात में काम करना पड़ता है। एक डॉक्टर की मिसाल देख लीजिए, उसके पास फुली इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर ना भी हो, लेकिन अगर उसने किसी की जान बचानी है तो वो फौरी हरकत में आएगा, वो फौरी एक्शन करेगा और जो चीज़ उसके पास अवेलेबल है उसके अंदर अपना बेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल में उज़्मा के कहने का मकसद ये है कि आप वो वाली चीजों, बेस्ट रिसोर्सेज का इंतजार ना करें। सिचुएशन से हाँ बिल्कुल नहीं, और आपको देखिए जब आप अपने काम में एक्सपर्ट होंगे ना तभी तो आप सिचुएशन को डील कर सकेंगे। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये था कि आपको अपना काम बेहतरीन आना चाहिए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन को डील करना एक मैनेजर का या एक सीनियर मैनेजर का क्या काम होता है। आप लोग अभी देखते हैं कि वो यहाँ से वहाँ भाग रहे करें, नहीं, वो सिचुएशंस मैनेज कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, वैसे उज़्मा हर टीम में कुछ लोग अपग्रेड करते हैं। और जैसे बिल्कुल सही, सॉरी हमारी क्योंकि कनेक्शन में थोड़ा डिले है तो ऐसा लगता है मैं आपको ओवरलैप कर रही हूँ, उसके लिए बहुत माजरत। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और कई दफ़ा टीम में कई ऐसे लोग भी होते हैं डू नथिंग लुक बिजी, और उनसे पूछो कि उनका काम उन्होंने क्यों नहीं किया या उनको क्या मुश्किल फेस आई है तो एक लंबी फहरिस्त आपको अपनी विश लिस्ट की पकड़ा देंगे कि अगर आप मुझे ये दे देते हैं, यानी जैसे एक रेसिपी बनाने वाला शेफ़ कहता है ना, ये तमाम अज्जा अगर मुझे मिल जाएं तो फिर आप देखें मैं क्या शाहकार बनाऊंगा। कभी कभार आपके पास सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन जायका और हुनर और आपकी महारत इसी बात में है कि जो चीज़ आपके पास मैसर है उसमें आप बेहतरीन काम करके बताएं। अच्छा, इसका भी एक टोल होता है, ये थोड़े अरसे तक किया जा सकता है, ये आपका वे ऑफ लाइफ नहीं बन सकता। तो अगर आप अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर में हैं तो अपने आप को प्रूव करने के लिए आप ये कर सकते हैं, लेकिन फिर जहां आपको रिसोर्सेज, नेसेसरी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वहां आप अपने आप को वॉइस भी करें। ये एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं, फिर एक ब्रेक पे जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ गुलशन इकबाल से। कैसी हैं मिसेस शाहिद आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि देखिए मेरे हस्बैंड की 2014 में डेथ हुई, मेरे बच्चे उस वक्त पढ़ रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि अब पॉसिबल नहीं होगा इनका पढ़ाना, क्योंकि माशाल्लाह दे आर स्टडीइंग इन प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो लोगों ने मुझे कहा कि आप बेहतर है कि अपने बच्चों की, बेटियों की शादी कर दें और आप अपने आप को साइड करें, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो कोई था नहीं। मेरे हस्बैंड थे, जब उनकी डेथ हो गई वो गवर्नमेंट एक्शन थे, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार की और जितने भी रिलेटिव्स थे उनसे, ज़ाहिर है हर शख्स की अपनी ओपिनियंस थे, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा साइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने अपने 5 बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन देके कंप्लीट करा। मैम, आपकी कहानी से ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि वो जैसे कहते हैं ना, एक चुप और लाख सुख, जो वक्त होता है जब सब बोल रहे हैं उस वक्त खामोशी इख्तियार करना कितना मुश्किल होता है, अपने मुश्किल वक्त में खामोशी इख्तियार करना कितना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में हमें किसी को जवाब भी नहीं देना होता, हमें अपने काम को फोकस करना होता है, क्योंकि अगर मैं उस वक्त लोगों को जवाब देती और अपने काम को फोकस नहीं करती तो आज माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे डॉक्टर, 3 बच्चे इंजीनियर और माशाल्लाह मेरी बेटी, जी माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी भी बहुत अच्छी मतलब डॉक्टर है, वो भी लोगों के साथ जैसा भी आप लोगों ने कहा। शाहिद, आप एक रोशन मिसाल हैं कि इंसान मुश्किल वक्त को अगर हिम्मत से उसका सामना करे तो मुश्किल वक्त अच्छे वक्त में तब्दील यकीनन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। अच्छा जी, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, ये शायर का कहना था, लेकिन क्या इसकी हकीकत है? अगर आप क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस से गुजरते हैं, एक उसका नतीजा तो ये होता है कि आपकी पर्सनालिटी या तो बिटर हो जाती है या सर्वाइवल मोड में चली जाती है, ये ज़िंदगी के तजुर्बे आपको तल्ख बना देते हैं, या दूसरा तरीका ये होता है कि आपको इन सख्तियों से आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि दोनों सिचुएशंस में
में क्या मुख्तलिफ है और कैसी पर्सनालिटीज़ किस तरह रिएक्ट करती हैं दोनों सिचुएशंस में। अक्सर ये सवाल अगर मैं आपके पास लेके आऊँ, आपने अपने तजुर्बे में अपने इर्द गिर्द ख़ासतौर पे अगर आप जेन ज़ी की बात करें, मिलेनियल्स की बात करें, क्या नोटिस कर रही हैं कि मुश्किलात इनको ज़्यादा पावरफुल एक फाइटिंग स्पिरिट देते हैं या फिर ऑन द अदर हैंड ये अब परेशान होने लग गए हैं ज़्यादा इससे? अच्छा, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं अगर बात करूँ ना तो ओवरऑल 50 to 70% बच्चे ऐसे हैं जिसमें मिलेनियर्स भी आते हैं जो या तो डिप्रेशन या तो उनको पैनिक अटैक्स या तो स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें में देखी जा रही हैं। इवन मेरे अपने सराउंडिंग्स में मेरे कोलीग्स, टीममेट्स, वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं और आके डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, अभी मुझे पैनिक अटैक हुआ था कुछ देर पहले, तो मैं क्या करूँ। मुझे वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। और फिर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि मैं फिर मैंने खुद ये चीज़ें फेस की हैं पास्ट में, तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा हील करने की कोशिश करती हूँ, उनको भी इस तरह बताती हूँ कि आप देखिए, एक आपके माइंड में थॉट्स चल रही हैं, ठीक है, अब आप कुछ थॉट्स डिलीवर कर रहे हो, माइंड को बता रहे हो आप, इधर वो नेगेटिव हो सकती है, वो पॉजिटिव हो सकती है। अगर तो वो नेगेटिव है, वो डाउट्स हो सकते हैं, वो एनी काइंड ऑफ किसी भी तरह की कोई चीज़ हो सकती है जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, किसी भी इश्यू से रिलेटेड हो सकती है। जब नेगेटिव थॉट्स बहुत सारी मिल जाएंगी ना, तो वो आपको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है, जिससे आपको परेशानी होना शुरू हो जाएगी, फिर आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। देखिए बहुत सारे, आप बिल्कुल सही कह रही हैं अक्सर, कई चीज़ें ज़िंदगी की ऐसी होती हैं जो हमसे पहले की जनरेशन ने या हमने भी एक्सपीरियंस नहीं की होती। मुझे अच्छी तरह याद है, अगर हम मिलेनियल्स की बात करें, हमने 20 इयर्स ऑफ टेररिज्म देखा, हमने दहशतगर्दी देखी जहां हमें लगता था कि कहीं पे भी ब्लास्ट हो सकते हैं, सिक्योरिटी, सेफ्टी हमारे लिए एक बड़ा सवालिया निशान बन गई। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसकी वजह से हम इस कदर इस्तराब का शिकार नहीं हुए जितना अब मैं यंगर जनरेशन को देखती हूँ, जिनके सामने दहशतगर्दी तो नहीं थी, उनके चैलेंजेस बहुत मुख्तलिफ थे। उनके यहाँ जॉब मार्केट टफ़ है, पेंडेमिक उन्होंने देखा, वॉर्स देखी, सोशल मीडिया की यलगार देखी, मेरे ख्याल में हमारी जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है उसको पूरा डिटीरिएट होता हुआ वो देख रहे हैं। लेकिन उस्मा, अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ, हम एज मिलेनियल्स हम ढीठ ज़्यादा हैं या वाकई जेन जी के लिए मुश्किल वक्त और मुश्किलात की नौयत ज़्यादा सिवियर हो गई है? सिवियर तो नहीं, मुख्तलिफ ज़्यादा हो गई है। और जेन जी की अगर मैं बात करूँ तो जेन जी में और हम में फ़र्क ये है कि जेन जी जो है, शायद ये मेरा अपना एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, तो वो करंट सिनेरियो में नहीं रहते। वो या तो बहुत आगे चल रहे होते हैं अपने दिमाग में, या वो वहां मौजूद नहीं होते फिजिकली जहां पर होते हैं। तो उनका सबसे बड़ा जो इश्यू आता है वो ये आता है कि क्योंकि वो प्रेजेंट में नहीं है, और अगर हैं तो अपने मोबाइल पर हैं, आसपास नहीं है, अवेलेबल नहीं है। और वर्क प्लेस पे भी हम यही चीज देख रहे होते हैं कि उनको बहुत तेजी से आगे जाना है, ठीक है। अच्छा, हमारा पेस स्लो था, ये स्लो कंपैरेटिवली स्लो था क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट में देखते थे, हम पहले अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करते थे, फिर आगे जाते थे क्योंकि रिक्वायरमेंट ये थी। लेकिन अब जेन जी, पूरा माहौल चेंज हो चुका है, वो बहुत जहाँ पे सीख रहे होते हैं वो देखते हैं कि हमें 10 दिन में आगे जाना है, 20 दिन में यहाँ पहुंचना है, 25 दिन में यहाँ पहुंचना है। हमें 3-3, 4-4 महीने एक काम पे लगाने होते थे, उनको 10 दिन में आगे निकलना होता है। तो उनका दिमाग जो है वो बहुत आगे सोच रहा होता है, वो करंट सिनेरियो पे फोकस नहीं कर रहे होते, नंबर 1। नंबर 2, वो वर्क परफॉर्मेंस से ज्यादा वर्क एनवायरनमेंट पे फोकस कर रहे होते हैं। उनका इशू ये होता है कि ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, इसने ये क्यों कह दिया, इसने ये क्यों कह दिया। वो एक्टिविज्म में ज्यादा है और परफॉर्मेंस पे उनका ध्यान कम होता है। तो जहाँ उनकी परफॉर्मेंस ठीक होती है, अक्सर वो उसको अपनी एक्टिविज्म में डाल के वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर डालना शुरू करते हैं। मैं इसको गलत नहीं कह रही, ये उनका नॉर्म है, लेकिन हमारे लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा पेस उनके मुकाबले में डिफरेंट है, उनका पेस ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अच्छा, ये वो बच्चे हैं, यहाँ पे मैं एक डिविजन क्रिएट कर दूं, ये वो बच्चे हैं जो फैमिली वाइज स्ट्रॉन्ग है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर से नहीं है। दूसरी एक लॉट आती है जेन जी की कि जिनको वाकई स्ट्रगल करना है, तो वहां पे हम देखते हैं कि डिप्रेशन भी ज्यादा है, वो परफॉर्म तेज, उनका वर्क प्लेस वही है, लेकिन ऐसी बात है वो पीछे से सिक्योर नहीं है, तो उनको अपने घर वालों को जवाब भी देना है, पैसे भी कमा के लाने हैं, अपनी ग्रोथ भी दिखानी है। तो वो उस स्पेस में फंसे हुए हैं, इसलिए उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि बाकी जेनजी से कम्पीट भी करें और अपने घर को या नॉर्मल कहते हैं ना कि उनको फीड भी करा सके। सो दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर देम, लेकिन हमसे मुख्तलिफ है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिवियर है।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें उज़मा, ये तो आपने जॉब से रिलेटेड बात की, उनकी क्वालिफ़िकेशन, यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बात की। रिलेशनशिप्स आजकल मुश्किल क्यों हो गए? तभी लोग कहते हैं जी शादी मुश्किल है, निभाना मुश्किल है, लोगों से एक दूसरे को समझना मुश्किल। अच्छे बुरे हालात देखें पहले भी होते होंगे, इसी तरह के नशेब फराज होते होंगे। हो सकता है पार्टनर्स चीट करते हों, हो सकता है पार्टनर्स कंट्रोलिंग हों, लेकिन उसको मैनेज किया जाता था। क्या उनको मैनेज करना गलत था? स्किल सेट बहुत मुख्तलिफ थी। आज हर कोई बहुत ज़्यादा और सेल्फ सर्विंग हो गया है कि अपने बारे में सोचता है, कहता है नहीं यार ये चीज़ तो बर्दाश्त ही नहीं है, इसके ऊपर तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। व्हाई इज़ मैरिज बिकमिंग सो डिफ़िकल्ट? आई थिंक इस वही बात जो मैंने पहले कही कि आज की जनरेशन जी जो है ना, जेन जी, ये इस वक्त करंट प्रेजेंट में नहीं रहती है, ये आगे का सोच रही होती है। तो जब आप प्रेजेंट में होंगे ही नहीं तो प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ठहरना पड़ेगा। जब ठहराव नहीं है आपकी शख्सियत में तो जाहिर सी बात है आप बहुत तेजी से आगे, आप बोलेंगे छोड़ो आगे चलो, छोड़ो आगे चलो। अब बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स छोड़े नहीं जा सकते और बहुत से कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ना लाजिम होता है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट जो आप बात कर रही हैं उज़मा। देखिए डिफ़िकल्टी का मतलब ये भी होता है कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हैं और तब आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दो जहन कभी भी एक जैसा नहीं सोच सकते। आप टीम्स में काम कर रहे हैं, टीम्स को लीड कर रहे हैं, वो आपके जैसा नहीं सोचेंगे। बहन भाई और घर में रहने वाले एक ख़ानदान के अफराद एक जैसा नहीं सोच सकते। तो आपको डिफ़िकल्टी में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होगी वो आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल है। अनफॉर्चुनेटली हम में से ज़्यादातर लोग इस स्किल को खो चुके हैं एंड वी आवरसेल्व्स हैव बिकम अ हाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी। बात हम कर रहे थे कितनी मुश्किलात आपके पास होती हैं लेकिन आप उनको कोप करने की सलाहियत यकीनन रखते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करें। जो डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हैं हो सकता है आपकी नज़र में सिर्फ आप दुरुस्त हैं और आपने तमाम वो चीज़ें, तमाम वो ऑप्शंस को अवेल कर लिया है जिससे सिचुएशन को संभाला जा सकता है। लेकिन कभी कभार हमारा किसी भी मुश्किल को देखने का नज़रिया ये होता है कि हम सही और दूसरा गलत है। क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाए? दूसरे लोगों को मदद के लिए इन्वॉल्व कैसे करें एंड प्रॉपर मीडिएशन क्या होती है? आइए ज़रा इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अक्सा आपके पास जाना चाहूँगी। वर्क एनवायरनमेंट में जब दो कॉलीग्स के बीच में कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए तो या तो कोई कमेटी बिठाई जाती है, HR के पास जाते हैं या बॉस के पास जाते हैं और उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक न्यूट्रल स्टांस लेते हुए दोनों की बात सुने और मसले का हल निकालें। लेकिन यकीनन उस डिफ़िकल्टी से, उस तकलीफ़ से जब आप गुजर रहे हैं तो आपको लगता है मैं सही हूँ और दूसरा गलत है। तो जो शख्स भी अगर न्यूट्रल रहते हुए भी कोई फ़ैसला करे या आपको कोई सलाह दे तो आपको कभी कभार, अगर तो वो आपके हक़ में नहीं है या आपको भी उसमें रेप्रिमांड किया जा रहा है तो आपको ये महसूस होगा कि देखो ये भी फ़लाने की साइड ले रहा है। करना क्या चाहिए और ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एबिलिटी हमारी कम क्यों होती जा रही है? जी बिल्कुल ऐसा है और ऐसा हो भी जाता है। एज एन HR सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आती है जिनके आप बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपस में बात कर लें, ना कि किसी को इन्वॉल्व करें। ठीक है, किसी भी तरह का मसला है खुद बात कर लें, खुद रिजॉल्व करें, खुद कोशिश करें उस चीज़ को हल करने की। अगर फिर भी नहीं हो रहा, आपकी ईगो बीच में आ रही है या आप नहीं कर पा रहे हैं बात, तो फिर आप किसी थर्ड को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। इधर वो HR हो सकता है या आपको कोई कोलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि फिर आप जब किसी से बात करते हैं ना तो फिर वो आपके लिए चीज़ आसान हो जाती है। अगला बंदा आपको मशवरा दे रहा है, अगले बंदे जिससे बात की जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किससे बात कर रहे हैं, वो न्यूट्रल रह के डिसीजन लेगा या वो उस बंदे की साइड लेगा जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्या होता है कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अगेन कि वो भी दोनों साइड देखे, दोनों की बात सुने, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, दोनों को एक्सप्लेन करे, दोनों को दोनों की गलत साइड बताए कि आपकी तरफ से ये गलती हुई है, आपकी तरफ से ये गलती हुई है। इसको किस तरह से रिजॉल्व करना, आपस में बात करें। मैं बैठी हूँ यहाँ पे बैठी हूँ यहाँ पे, आप आपस में बात करें, इसको रिजॉल्व करें। यूजली तो यही अप्रोच है। और सेकेंड ऑफ ऑल एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, अगर जेन ज़ी की बात हो ही रही थी तो एक चीज़ और बहुत देखने को मिलती है मुझे जो कि पॉजिटिव भी है कि एक एम्प्लॉय 5 साल से कंपनी में बैठा हुआ है, ठीक है, आज तक वो बॉस के सामने बोला नहीं है। इवन वो सही भी होगा, वो राइट भी होगा, बॉस के फजूल जोक्स पे वो हंस रहा है, ठीक है, 6 बजे ऑफिस ऑफ हो रहा है लेकिन वो 7-8 बजे तक बैठा हुआ है कि नहीं दिखना चाहिए कि मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। कंपेरेटिव जो जेन ज़ी है 6 बजे ऑफ हो रहा है, उन्होंने 5:45 पे बैग पैक करना है,
ठीक है, पूरे 6 बजे उठ के वो ऑफिस से निकल जाना है, और जो उनको कंप्लेन है फ़ौरन जाना है HR के पास, फ़ौरन जाके जो भी कंसर्न पर्सन है उसको बताना है कि मुझे ये कंप्लेन आ रही है, मुझे ये इशू आ रहा है। उनके बोलने की वजह से ऑफिस में जो प्रीवियस एम्प्लॉयज़ हैं, जो बहुत बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, वो भी बोलना शुरू कर गए। तो आप कह रही हैं कि जेन ज़ी की जो पर्सनल बाउंड्रीज हैं, जो काम को लेके पर्सपेक्टिव्स हैं, वो बेहतर हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मिलेनियल्स कैन आल्सो लर्न। ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि मीडिएशन करने से पहले या तो आप खुद कोशिश करें, हर चीज़ को आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं अगर आपकी वर्क एनवायरनमेंट में ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है। अच्छा, एक कॉलर वेट कर रहे हैं, लेकिन उस्मा यही सलाह जो वर्क एनवायरनमेंट के लिए मीडिएशन की है कि तीसरे को इन्वॉल्व करें, कोई आपका सुलह सफाई करा सके, ये पर्सनल एनवायरनमेंट में कितनी इसकी गुंजाइश होती है? क्योंकि मिसाल के तौर पे हस्बैंड एंड वाइफ को तो कहा जाता है कि किसी तीसरे को अपनी बात में इन्वॉल्व ना करें, जो बंदा किसी तीसरे बंदे को लेके आएगा यकीनन वो तो आप ही की साइड लेगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर मेरा भाई इन्वॉल्व हो रहा है मसले के अंदर तो वो उसने तो मेरी ही साइड लेनी है। वर्क प्लेसेस के लिए ये एडवाइस काम करती है। पर्सनल लाइफ में आप क्या मशवरा देंगी फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, ठीक है। ये कि आप एक परफेक्ट लाइफ गुजार लेंगे, चाहे प्रोफेशनल चाहे पर्सनल, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, हर चीज ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक कॉन्फ्लिक्ट ठीक होगा, दूसरा सामने आ जाएगा, दूसरा ठीक होगा, तीसरा सामने आ जाएगा। तो पहली बात तो ये कि इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। उस कॉन्फ्लिक्ट्स में आपका बिहेवियर क्या होगा वो बहुत जरूरी है। आपने इंडिविजुअली, मुझे पता है वक्त कम है, मैं यहाँ पे बात क्लोज करूंगी अपनी, कि इंडिविजुअली अपने आप को अपग्रेड करना है, चाहे वो आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में हो, चाहे जाती हैसियत में हो। अपनी सोच को, अपने शऊर को जब आप बढ़ाएंगे तो आपके अंदर बुर्दबारी आएगी, ठहराव आएगा। जब ठहराव आता है तो फिर आप सही तरीके से सोच सकते हैं, सही तरीके से फैसला कर सकते हैं। ऑफ कोर्स स्पर्ट ऑफ द मोमेंट में आप लड़ाई भी शुरू कर देते हैं, आप गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन इस बात को अंडरस्टैंड करें, ये नॉर्मल लाइफ के हिस्से हैं, ये आज खत्म हो जाएगा, 4 दिन के बाद दोबारा होगा। तो आपने उस सिचुएशन को डील कैसे करना है वो उसी सूरत में हो सकता है जब आप अपनी सोच और शऊर को बढ़ाएं। और एक और चीज बहुत जरूरी है वो ये कि जिंदगी का हर मसला हल नहीं हो सकता, हल मौजूद होता है लेकिन हल हो नहीं सकता। तो आप इस बात को भी अंडरस्टैंड कीजिए कि जिंदगी के मसाइल एक के बाद एक आते रहेंगे, तो उनको लेकिन मुझे एक बात बताएं उस्मा, अगेन इसमें ये ब्रॉडली बिल्कुल परफेक्ट एडवाइस है आपकी छोटे छोटे मसाइल के लिए, छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, लेकिन इसमें एक लम्हे के लिए मुझे बताएं कि जब एक्सट्रीम सिचुएशंस हो, जब आपकी इज़्ज़त नफ्स की हद तक हो रही हो, या फिर आप पे हाथ उठाया जा रहा हो, या फिर कोई ऐसी ज़्यादती आपके साथ आपके पर्सनल एनवायरनमेंट में या वर्क एनवायरनमेंट में हो रही है जो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है, तब ठहराव और सब्र तो हमें हेल्प नहीं करेगा। तब अपने लिए स्टांस कैसे लें? तब तो जी बस आप अलग हो, उस माहौल से आपको निकलना जरूरी है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमारे यहाँ बर्दाश्त की तरगीब इसलिए दी जाती है कि आप अपनी बेटियों को फाइनेंशियली मजबूत नहीं बनाते तो बेचारियां मजबूरी में उस जिंदगी को गुजारती रहती हैं। तो इस चाहे लड़का भी हो चाहे लड़की भी हो, अगर आपका गुजारा साथ नहीं हो रहा, जिस लम्हे आपको ये एहसास हो, आप अलग हो जाए। और रास्ता ही इसे रखा गया है, कामों जुल्म जबरदस्ती में आप सब अपना एनवायरनमेंट, उसमें मीडिएशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक जो गलती मुझे लगता है उस्मा, बिल्कुल सही कह रही हैं, एक जो गलती लोग करते हैं ना कि अलहदा भी होना है लेकिन फिर नैरेटिव अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। यानी आमतौर पे मैंने देखा है कि अलहदगी होने के बाद चाहे कोई शख्स अपना दफ्तर छोड़े या कोई शख्स किसी रिश्ते से वॉकआउट करे, उसके लिए ये भी बड़ा अहम हो जाता है कि मैं सही था, देखिए मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की इसको चलाने की। ये जो अरे तो छोड़ दे, लोग मोहल्ला अपना मोहल्ला छोड़ के पुराने मोहल्ले की बुराई कर रहे होते हैं, तो अब मूव ऑन नहीं कर पाते ना, दिमागी तौर से आप आगे नहीं जाते। यहाँ आपको एक्शन में भी आगे जाना है लेकिन दिमागी तौर से भी अब आपने आगे देखना है, वरना आप पीछे ही पड़ते। एब्सोल्युटली, आपने इमोशनली डिटैच होना है, पड़े आगे पढ़, एब्सोल्युटली इमोशनली डिटैच हो, अपने आप को रीबिल्ड करें, प्रोसेस करें, हील करें। देखिए अगर मुश्किल वक्त आया है तो मुश्किल वक्त गुजर भी गया है। कई लोग साइकोलॉजिकली, बिल्कुल सही कहा उस्मा ने, इमोशनली उसी वक्त में फंसे रह जाते हैं। कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्दीक़। गुड मॉर्निंग आया, क्या हाल चाल है आपके? देखिए हम तो, मेरे हाल बिल्कुल सही है और हम तो आपके प्रोग्राम के कॉल के लिए काफी वेट भी करते हैं और बड़े सब्र से इंतजार करते हैं कि हमें पता है कि आपके प्रोग्राम में हम कुछ सीखते हैं। अच्छा, दोनों मेहमानों को सलाम हो, लेकिन उस्मा को मैं सल्यूट करूंगा। उस्मा ने ना इतनी जामे, इतनी जबरदस्त बात की, यकीन करें कि मैं यही लोगों से कहता हूँ, भाई दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, आते हैं जाते हैं, प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। एक प्रॉब्लम ज्यादा, आपने उसको टैकल किस तरह करना है और आपने आपको उसमें लाना है। लेकिन होता ये कि इस तरह बस है, ये जो ना ये टाइम लगता है, मैच्योरिटी लेवल आते रहते।
मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लोगों के साथ फील होती है कि लोगों ने अपना शऊर और सोच बेदार नहीं किया, यानी फौरी रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं है, और उसके बाद वो अपने मतलब आपके अच्छे काम भी बुरे हो जाते हैं जब आप ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। आप उसको समझते नहीं मामला को। सिर्फ मेरा एक सवाल उस्मा से यही है, उस्मा बात ये है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं, फर्ज करें आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, वो बड़ा इरिटेटिंग होता है, अब वो बार बार जो है वो थोड़ी थोड़ी बात पे जो है वो नेगेटिव ले जाता है, तो उस वक्त आदमी किस तरह उसको टैकल करे, फिर मुझमें सबर है या उसमें सबर है। लेकिन अगर ऐसा मौका आता है कि वहाँ मुश्किलात ऐसी हो जाती हैं कि फिर उसको हम उसको बेहतरी की तरफ कैसे ला सकते हैं। थैंक यू सो मच याया। जब मुख्तसरन उस्मा से इसका जवाब ले लेते हैं, वक्त बहुत कम है। जी उस्मा, क्या कहेंगी? आई थिंक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए हमेशा से इरिटेटिंग है और हमेशा रहेंगे, तो साथ में जीना सीख लीजिए। जबरदस्त बात, यानी कुछ ना कुछ टिक टुक नोक झोंक तो चलती रहेगी। दिस इज़ द फ्लेवर ऑफ लाइफ। बहुत शुक्रिया उस्मा, बहुत शुक्रिया अक्सा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुश्किल वक्त देखें गुजर ही जाता है, अच्छा वक्त भी गुजर ही जाता है, तो हर लम्हे की जो डिमांड है उस वक्त जो आपको लचक चाहिए, जो फ्लूइडिटी चाहिए, जो आपके अंदर एक इत्मीनान होना चाहिए, उसको ना हिलने दें। अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को अपने पास रखें। जो चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं। आई होप दैट यू विल हैव अ हैप्पी डे एंड अ हैप्पी वीक अहेड। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।